नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंदेश में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में कैसे हुआ। और ये आधुनिक भारत का पार्ट है जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है। हिस्ट्री में आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये पढ़ा रहे हैं। क्योंकि लड़कों का कहना था कि हिस्ट्री में आप आधुनिक भारत की चीजें पढ़ाइए, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग यहीं से देखेंगे और आप लोग आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको ये जो लिखवाए हैं इन्हीं के विषय में बताएंगे और बेहद आसानी से आपको समझाएंगे। एक एक बात समझ में आएगी, बस आप लोग देखते रहिए। और हाँ, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई है जो कि आपका सहयोग पाने के लिए तत्पर है। आप लोग सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। तो खोजों का प्रारंभ कैसे होता है भारत में, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यूरोप से क्या होता है, यूरोप से पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने खोजों का युग प्रारंभ किया था। तो अब अगर कभी भी पूछ ले कि भैया खोजों का युग किसने प्रारंभ किया था, जो खोजें शुरू हुई थी कहां से हुई थी, तो ये सबसे पहले स्पेन वासी और पुर्तगाली लोगों ने खोज शुरू की थी। और पुर्तगालियों में से सबसे पहले आया था हेनरी द नेविगेटर। ये पुर्तगालियों का राजकुमार होता है, जो हमने पहला ऑप्शन ले लिया है, हेनरी द नेविगेटर। ये पहला शासक था, पहला राजकुमार था पुर्तगालियों से, जो इसने क्या किया था, इसने खोजों के युग को काफी आसान कर दिया था। क्योंकि किसके लगातार सतत प्रयासों से जो कि लगातार खोजें हो रही थी, उससे काफी आसानी मिली थी, जो आगे चल के खोज हुई थी। तो आप याद कर लेना कि खोजों का युग किसने प्रारंभ किया था पुर्तगालियों से, हेनरी द नेविगेटर। ये आपको याद कर लेना। इसके बाद आगे जब ये काफी हद तक इसके सतत प्रयासों से काफी आसान हो गया था खोज करना, तो उसके आगे क्या होता है, इनका एक नाविक होता है पुर्तगालियों का, जिसका नाम है बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज क्या करता है, ये एक नाविक होता है। और ये 1487 में, तो ये चीजें आपको लिखना है जो हम बता रहे हैं। ये क्या करता है, ये एक नाविक होता है बार्थोलोम्यो डियाज। ये एक नाविक होता है, ये क्या करता है 1487 में आपने सुना होगा केप ऑफ गुड होप, जिसका नाम था उत्तमासा अंतरीप। लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तमासा अंतरीप, ये हम लिखे दे रहे हैं, उत्तमासा अंतरीप इसकी खोज करता है उत्तमासा अंतरीप। इसी को नाम दे देते केप ऑफ गुड होप, जो आगे चल के आप पढ़ोगे कि वास्को डी गामा किधर से आया था, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। तो इसकी खोज किसने की थी, केप ऑफ गुड होप की, या फिर उत्तमासा अंतरीप, या फिर इसी का नाम होता है तूफानी अंतरीप कह देते हैं। तूफानी अंतरीप भी इसको कह देते हैं। तो आपको याद कर लेना है, उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यो डियाज, जो कहाँ का नाविक था, पुर्तगाल का नाविक था। और इसी को अगर पूछ ले घुमा के केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो इसी ने की थी, बार्थोलोम्यो डियाज। कब की थी, 1487 में की थी। कहाँ का था, पुर्तगाल का था। दूसरी बात अगर पूछ ले तूफानी अंतरीप भी किसे कहते हैं, उत्तमासा अंतरीप को। तो इसकी भी खोज किसने की थी, वही बात होगी बार्थोलोम्यो डियाज। कब की थी, 1487। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। लिखते जाना है, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं। काफी हद तक हमने देखा है और इसको काफी स्टडी करने के बाद हम एक एक पॉइंट निकालते हैं कि कोई पॉइंट छूटे ना, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं। तो आप देख लेंगे केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यो डियाज। कहाँ का शासक था, पुर्तगाल का शासक था। इसके आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट, कोलंबस। कोलंबस क्या होता है दोस्तों, कोलंबस स्पेन का एक निवासी होता है। वहां से ये चलता है खोज के लिए, भारत की खोज के लिए कोलंबस निकलता है स्पेन से। तो पूछा जाता कहाँ का कोलंबस निवासी था, सबसे पहले तो ये स्पेन का निवासी था। ये खोज भारत की करने के लिए निकला था, लेकिन भारत की बदली ये क्या कर देता है, ये खोज कर देता है भैया अमेरिका की। तो पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। कब की थी, तो 1494 में कोलंबस ने खोज कर दी थी अमेरिका की। तो 1494 में अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की। कहाँ का निवासी था, स्पेन का निवासी था। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। और किसकी खोज के लिए निकला था, तो भारत की खोज करने के लिए निकला था। अगला जो हम लेंगे शासक, वास्को डी गामा। ये हम अलग से अभी पढ़ रहे हैं थोड़ी सी बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन आए और उनका विस्तारित रूप पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप समझते रहिए, केवल आप साथ दीजिए बस। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आप देखिए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक बात समझ में आएगी। जैसे क्या है,
ये वास्को डिगामा। इसके बाद कोलंबस के बाद वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलता है, कोलंबस स्पेन का था, पुर्तगाल से वास्को डिगामा चलता है और ये क्या करता है, इसने भारत की खोज की थी। कब की थी, तो 1498। अभी हम वास्को डिगामा के बारे में पूरा एक विस्तृत चर्चा करेंगे, कैसे आया, क्या क्या आया, कौन से द्वीप पर आया, कहाँ के राज्य स्वागत करते हैं, ये बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोलंबस ने कब की थी, 1498 में इसने भारत की खोज कर दी थी। ये आपको याद होना चाहिए, 17 मई 1498 में भारत की खोज किसने की थी, कोलंबस। ये चीजें आपको हमने अलग से पढ़ा दी हैं, क्योंकि हमने खोजों से युग शुरू किया, यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू किया, तो ये ऐसे ऐसे खोज करके आगे बढ़ते गए। और देखो सबसे पहले क्या हुआ, हेनरी द नेविगेटर खोजना शुरू करता है, जो पुर्तगाल का होता है। उसके बाद बार्थोलोम्यू डियाज, जो कहाँ का होता है, ये भी पुर्तगाल का होता है, वहां का नाविक होता है। और 1487 में केप ऑफ गुड होप या उत्तमा अंतरीप, या फिर हम कह देते तूफानी अंतरीप की खोज की थी 1487। फिर कोलंबस निकला था स्पेन से 1494 में, अमेरिका की खोज की। फिर वास्को डिगामा निकलता है और ये भारत की खोज कर देता है 1498, 17 मई 1498। याद कर लेना, बिल्कुल एकदम रट जानी चाहिए चीजें। अब हम आएंगे कि भारत में सबसे पहले कौन आता है। तो भारत में आप देख रहे हैं सबसे पहले वास्को डिगामा आता है, और हम अब शुरू करेंगे भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ और कैसे आगमन हुआ, इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपकी अगली हेडिंग जो हो जाएगी भैया, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और ये पुर्तगालियों का आगमन है और उनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब होता है, इसके बारे में सबसे पहले कौन आता है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करना शुरू करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप लोग बने रहिए और समझते रहिए, एक एक बात बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले भारत में आगमन किसका हुआ, पूछेगा क्वेश्चन, तो पुर्तगालियों का हुआ। पुर्तगाल कहाँ के निवासी थे, यूरोपीय महाद्वीप से आए थे पुर्तगाल शासक। और ये भारत में सबसे पहले आने वाला कौन शासक था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में आया था सबसे पहले। अब वास्को डिगामा कैसे आता है, इसके बारे में सुनिए। वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकलता है और आता है, तभी तो भारत की खोज हुई नहीं थी जब ये वहां से निकलता है पुर्तगाल से, क्योंकि तब तक कहां तक की खोज हुई थी, केप ऑफ गुड होप की खोज हो चुकी थी। किसने किया था, जो आपने अभी लिखा, बार्थोलोम्यू डियाज। इसके आगे यहां तक आ जाता है कौन, कोलंबस। इसके आगे वो कोलंबस सॉरी वास्को डिगामा आ जाता है, यहां तक भटकता रहता है भैया, केप ऑफ गुड होप के लिए। अब ये इसको जाने के लिए भारत का रास्ता चाहिए था, जो इसको पता नहीं था। तो इसको क्या होता है, गुजरात का एक पथ प्रदर्शक होता है, जिसको राही बोलते हैं, राह दिखाने वाला, वो होता है, जिसका नाम होता है मजीद, अब्दुल मजीद। याद रखना, अब्दुल मजीद एक पथ प्रदर्शक होता है। ये आप लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता किसने इसको लेकर गया था, कौन लेके गया था। तो अब्दुल मजीद जो गुजरात का एक पथ प्रदर्शक होता है, ये इसको लेकर के, किसको, वास्को डिगामा को लेकर के, वास्को डिगामे में पढ़ रहे हैं अभी, वास्को डिगामा को लेकर के कहां जाता है, भारत। और भारत जब पहुंचता है उस समय 17 मई 1498 तारीख हो रही थी। तो याद कर लेना कब, 17 मई 1498। वहां पहुंचता है सबसे पहले ये कालीकट बंदरगाह। तो गुजरात में सबसे पहले ये कालीकट में पहुंचता है, और कालीकट से ये जाता है बंदरगाह, जिसका कप्पक डाबू बंदरगाह में ये जाकर के बेड़ा जमाता है। क्वेश्चन बनता है कि गुजरात में सबसे पहले ये कहां हटा, कालीकट। कालीकट के किस बंदरगाह में, तो कप्पक डाबू। कप्पक डाबू याद कर लेना, ये हम लिखे दे रहे हैं कुछ, कप्पक डाबू, इस बंदरगाह में ये पहुंच जाता है 17 मई 1498 में। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इसका स्वागत करने के लिए यहां के हिंदू शासक, याद कर लेना, हिंदू शासक जमोरीन क्या करता है, हिंदू शासक जमोरीन इसका भाव भी स्वागत करता है और आदर सम्मान देता है, और इसको, वास्को डिगामा को, मसाले और जड़ी बूटियों का व्यापार करने के लिए आज्ञा दे देता है कौन, जमोरीन, कि भैया आप हमारे यहां से, भारत से मसाला और जड़ी बूटी का व्यापार कर सकते थे। अब ये यहां से व्यापार करने के लिए जब आज्ञा दे देता है, इसके आगे एक घटना और घटती, क्या होता है, कालीकट बंदरगाह में एक नाव पकड़ के वास्को डिगामा दे देते हैं जमोरीन को दान स्वरूप। तो जमोरीन और खुश हो जाता है।
इसके आगे क्या होता है, वास्को डिगामा की बात करें तो मेन पॉइंट पे हम आएंगे जो पूछे जाते हैं। वास्को डिगामा क्या करता है, यहां से मसाला और जड़ी बूटियों का व्यापार करना शुरू करता है, यहां से लेकर के अपने जहाज हेक्टर, याद कर लेना, इसका जो जहाज होता है उसका नाम क्या होता है, हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से ये वापस पुनः चला जाता है, कहां, पुर्तगाल। और पुर्तगाल में जब जाकर के उसी सामान को बेचता है जो यहां से लेकर गया था, तो इसका किराए का खर्च निकाल के छोड़ करके आने जाने का 60 गुना फायदा हुआ था। पूछा जाता कितने गुना, क्वेश्चन पूछा जाता लगातार परीक्षा में कि कितने गुना फायदा हुआ था, तो 60 गुना फायदा होता है इसको। तो इतनी बात थी वास्को डिगामा की, याद कर लेना बिल्कुल। आगे हम पढ़ेंगे पेट्रो अल्बारेज केब्राल। पेट्रो अल्बारेज केब्राल दूसरे शासक थे जो भारत आए थे। इनसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है पुर्तगाल से आने वाला दूसरा शासक कौन था। तो पेट्रो अल्बारेज केब्राल ये 1500 ईस्वी में आए थे। बस इतनी बात याद कर लेना कि दूसरा शासक जो आया था भारत पुर्तगालियों की तरफ से, वो पेट्रो केब्राल अल्बारेज थे। तो आगे हम देखेंगे अल्बारेज केब्राल थे। अब इसके आगे हम देखेंगे वास्को डिगामा। फिर वास्को डिगामा भारत आता है, भारत वास्को डिगामा फिर आ जाता है। कब आता है, तो 1502 में आ जाता है। 1502 में भारत में फिर वास्को डिगामा अपना आ जाता है, और यहां पर आकर के ये क्या करता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक, 1502 में भारत आ जाता है। 1503 में वास्को डिगामा क्या करता है, कोच्चिन में पहली फैक्ट्री डाल देता है। आपको याद कर लेना कि सबसे पहली फैक्ट्री किसने डाली, वास्को डिगामा। कहां डाली, कोच्चिन, याद कर लेना, कोच्चिन। कब डाली, 1503। तो 1503 में कोच्चिन में फैक्ट्री वास्को डिगामा डाल देता है। इसके आगे हम अगर चर्चा करें तो इसके आगे बात क्या होती है, इसके आगे 1503 के बाद 1505 आ जाता है। और 1505 में ये क्या करता है, तो 1505 में वास्को डिगामा क्या करता है, कन्नूर नामक स्थान पर क्या करता है, दूसरी फैक्ट्री डाल देता है पुर्तगालियों की। तो पहली फैक्ट्री कासे, कोच्चिन। कब, 1503 में। कौन, वास्को डिगामा, ये याद कर लेना। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर, कब, 1505 में। किसने, वास्को डिगामा ने डाली थी। याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात ही हम कर रहे हैं, फर्जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लिख लेना ये चीज। आगे आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आता है और पहला वायसराय बनता है पुर्तगालियों का। तो पहला पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कब आया था भारत, तो 1505 से लेकर के 1509, 1505 से लेकर के 1509 तक के ये रहता है भारत में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत। देखो, वास्को डिगामा 1505 में भारत में आता है और पहला वायसराय बन जाता है। वास्को डिगामा कह रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में भारत में आता है और पहला वायसराय बन जाता है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही बना है कि प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरी बात, ये क्या करता है, ये ऐसा शासक होता है, शांत स्वभाव का होता है, ये शांति रूप से व्यापार करना चाहता है। और शांत रूप से व्यापार करना चाहता है तो इसने एक पॉलिसी लाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। काफी बार पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, BWP, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन याद कर लेना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने भारत में लाया, कौन सा पुर्तगाली शासक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसको हिंदी में कह दिया जाता शांत जल की नीति। शांत जल की नीति क्या कह रहे हैं हम, ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में शांत जल की नीति। तो कह देगा शांत जल की नीति किसने लाया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया भारत, 1505 से 1509। इसके साथ और दो बातें होती हैं जो हम याद कर लेंगे, 1508 और 1509 में। 1508 में क्या होता है, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े। क्या बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन समझ लो। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें आप देख रहे हैं हमने क्या लगाया, संयुक्त मुस्लिम, यानी जितने भी मुस्लिम लोग थे, नौसैनिक जितने भी बेड़े थे, उन्होंने मिलकर के इसके ऊपर आक्रमण किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के ऊपर। क्या होता है, वहां पर गुजराती, मिस्र के लोग,
जो मुस्लिम नौसैनिक थे, मिस्र, गुजराती और तुर्की, ये सब मिलकर के इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1508 में हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। और जैसे इसको पराजित कर देते हैं, आती है बात, फिर ये गुस्सा में होकर के दोबारा युद्ध करता है उनके साथ और 1509 में ये उनको पराजित कर देता है। यानी जो गुजरात और मिस्र और तुर्की मुस्लिम नौसैनिक थे उनको पराजित कर देता है। तो कभी पूछ ले सकता है, तो आपको याद करके बता देना है। तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अगले शासक की ओर आएंगे। अगला शासक है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी यहां से, तो हम लोग यहां से देखेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क सबसे पहले भारत आया। भारत कब आया ये पूछा जाता है। तो 1509 से 1515 तक भारत में रहता है। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आ जाता है भारत। तो दूसरा वायसराय या फिर हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क को वास्तविक पुर्तगालियों का संस्थापक माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट थॉट्स कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आपको बता देना है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क प्रथम पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, आगे 1509 में आया। ये 1500 सबसे पहले 1509 में आते ही क्या करता है, ये जो कोचीन फैक्ट्री खोली थी ना भैया वास्को डी गामा ने, कब आकर के 1503 में, इसको क्या कर देता, इसको मुख्यालय बना देता है। तो आपको याद कर लेना है कि कोचीन फैक्ट्री को मुख्यालय सबसे पहले कौन बनाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनाया था। तो याद हो गया होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बना दिया था पुर्तगालियों का। ठीक, ये पॉइंट। अगला पॉइंट क्या याद कर लेना है? 1510। 1509 की बात 1510 आएगा और 1510 में सबसे पहले क्या करता है? 1510 में होता क्या है, ये आक्रमण कर देता है। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह नामक शासक को ये पराजित करके गोवा को जीत लेता है। तो पूछा जाता है गोवा को किसने जीता था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कब जीता था? 1510 में। 1510 में कौन से शासक को हराया था? तो यूसुफ आदिल शाही शासक को हराया था, सुल्तान को हरा दिया था। याद कर लेना है पॉइंट। और क्या जीता था? गोवा। कब जीता गोवा को? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1510 में जीता था गोवा को। किसने जीता था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने लिखवा दिए। आगे क्या होता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? कोचीन को मुख्यालय भी बनाया था। आगे अगले पॉइंट पे अगर हम आ जाए तो 1500 हम लोग देखेंगे। 1515 में क्या होता है? 1515 में होता क्या है कि ये क्या करता है, गोवा को तो जीत ही लेता है। गोवा में क्या करता है, एक चर्च का निर्माण कर देता है जिसका नाम होता है सेंट जेवियर चर्च। लिख लेना है, तुमको लिख लेना है ये बात। संत जेवियर चर्च क्या नाम था गोवा में? जो पहली चर्च बनवाया गया 1515 में किसके? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। उसका नाम क्या है पूछा जाता है? तो संत जेवियर चर्च। सेंट जेवियर चर्च याद कर लिए। आगे चलेंगे। 1515 में ही इसकी मृत्यु हो जाती। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु कब हुई? तो 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको याद कर लेना। अगला पॉइंट देखा जाए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या चाहता है? ये भारत में ये चाहता है कि जितने भी बाहरी शक्तियां थी, यानी पुर्तगाल, तुर्की, ये जो जितने लोग यहाँ आए थे मिस्र के, ये क्या करता? सबको उत्साहित करता है कि भैया यहाँ महिलाओं से आप शादी करो, यहाँ की भारत की स्त्रियों से शादी करो। ये स्थायी व्यवस्था लागू करना चाहता है, बाहरी लोगों को स्थायित्व बनाना चाहता है ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप समझ गए कौन बनाना चाहता? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे चलेंगे, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और अगले पॉइंट पर आ जाएंगे नूनो डी कून्हा। नूनो डी कून्हा के बारे में बात करेंगे। ये भारत कब आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो ये भारत आ जाता है 1529 में आता है और 1538 तक रहता है। 1529 में आकर के 1538 तक रहता है, और इसमें क्या क्या करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले 1530 में क्या करता है, आकर के 1530 में सबसे पहले एक काम करता है। 1530 में जैसे ही आता है ये करता क्या है, जो कोच्चिन इसने फैक्ट्री बनाई थी, किसने, कोच्चिन जो मुख्यालय बनाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको तुरंत हटा देता है और गोवा को मुख्यालय बना देता है। तो पूछा जाए कि कोच्चिन फैक्ट्री को हटाकर गोवा को, कोच्चिन मुख्यालय को हटाकर गोवा को मुख्यालय किसने बनाया, तो नोनो डी कून्हा। कब, 1530। और क्या करता है, ये कर देता है कि गोवा को औपचारिक राजधानी पुर्तगालियों की नियुक्त करता है, बना देता है। तो आपसे पूछेगा औपचारिक राजधानी गोवा को किसने बनाया था, तो नोनो डी कून्हा। कब बनाया था, 1530 में। इंपॉर्टेंट थे, याद कर लेना, क्योंकि हम केवल इंपॉर्टेंट बात ही कर रहे हैं। फिर 1534 में क्या करता है और 1535 में क्या करता है, दो बातें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। 1534 में ये क्या करता है, 1534 में ये भैया क्या करता है कि जो यहाँ के शासक लोग होते हैं, 1534 में ये क्या करता है, ये सबसे पहले ये जो कृष्णा बेसिन होती, कृष्णा नदी, उसी के तट को बेसिन बोलते हैं, तो कृष्णा बेसिन को ये जीत लेता है। जितना उसका तट होता है कृष्णा नदी का, ये जीत लेता। कौन, नोनो डी कून्हा। और 1535 में क्या करता है, ये आगे आ जाता है, दीव को जीत लेता, दमन दीव। दमन दीव को 1535 में ये जीत लिए थे। और 1535 में जीत करके आप देखे होंगे, हमने आपको हुमायूं में पढ़ाया है, नहीं पढ़े हैं तो हुमायूं देखो, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। हुमायूं में जाकर के देखो, उसमें हमने बताया था कि दीव में ही, दमन दीव में ही गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा जाता है, तो यही पुर्तगाली उनको मारते हैं। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। तो 1535 में दीव को जीत लिया था। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। इसके आगे हम चलेंगे। ये लिखा है कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था। एक तो कार्टेज अर्मेडा, एक काफिला व्यवस्था। ये क्या होती है, ये बहुत फेमस व्यवस्थाएं होती हैं जो किन्होंने लाया था, पुर्तगालियों ने। कार्टेज अर्मेडा व्यवस्था, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेंगे। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए हमने ले लिया। आपको बताएंगे कार्टेज अर्मेडा व्यवस्था क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अरबी और जितने भी भारतीय शासक थे, अगर उनकी कोई भी नाव अरब सागर से जा रही, अरब सागर से अगर जा रही कोई भी नाव, तो वो बिना पुर्तगालियों के परमिट के नहीं जा सकती थी। ये कार्टेज अर्मेडा व्यवस्था थी। मतलब कोई भी नाव अगर अरबी और भारतीय लेकर जा रहे हैं अरब सागर से, तो पहले किसकी परमिट लेनी पड़ेगी, पुर्तगालियों के। इस व्यवस्था को क्या कहते थे, कार्टेज अर्मेडा। अगली व्यवस्था है काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था क्या होती है, यहाँ पर जो व्यापारी स्थायी रूप से व्यापार कर रहे होते हैं, याद कर लेना, जो स्थायी रूप से व्यापार कर रहे थे व्यापारी, उनकी सुरक्षा के लिए जो पुर्तगालियों के जहाज होते हैं, बेड़े होते हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए साथ साथ नाव के चलते हैं। तो ये याद कर लेना। काफिला व्यवस्था का मतलब काफिला साथ साथ चलता है पुर्तगालियों का, जो स्थायी रूप से व्यापारी होते, मतलब उनका लूट फूकना लिए को ये व्यवस्था थी। इसलिए अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए बढ़िया से व्यापार कर रहे थे। तो काफिला व्यवस्था, अर्मेडा व्यवस्था, ये आप याद कर लेना। आगे इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, अभी आगे बताएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप आगे मार्टिन डिसूजा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। जो 1542 में मार्टिन डिसूजा भारत आया। 1542 में मार्टिन डिसूजा भारत आता है, और 1542 में इसको क्यों हमने ले लिया, क्योंकि मार्टिन डिसूजा जो है ईसाई धर्म के संत जेवियर को लाता है। तो पूछा जाता है, संत जेवियर ईसाई धर्म के गुरु थे, जिनको किसने लाया था, मार्टिन डिसूजा। यही गुरु क्या करते हैं, आगे चल करके 1560 में क्या करते हैं, मार्टिन डिसूजा ये क्या करते हैं, एक न्यायालय की स्थापना की थी। जो न्यायालय का क्या नाम होता है, तो ये था ईसाई धर्म का न्यायालय। तो आपसे पूछेगा ईसाई धर्म का न्यायालय पुर्तगालियों ने कब स्थापित किया, तो 1560 में। किसने किया था, तो संत जेवियर ने किया था। आपको याद हो गया होगा। तो कब किया था, 1560 में। अब आगे हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले पुर्तगाली जो है मध्य अमेरिका से क्या करते हैं, यहां से तीन चीजें लाते हैं।
क्या क्या 3 चीजें हैं। सबसे पहली नंबर 1 पर है आलू। आलू कहाँ की देन है? पुर्तगालियों की देन है। कहां से लाए थे? मध्य अमेरिका से। भारत में आलू कैसे आया? जो खा रहे हो अभी हम लोग, वो आया मध्य अमेरिका से। किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। दूसरा पॉइंट क्या है? मक्का। मक्का भारत में कहां से आया? तो कहां से आया भैया? मध्य अमेरिका से आया। कौन लेके आया भारत में? पुर्तगाली लेके आए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है तंबाकू। जो खैनी नहीं बालक वही का कोलावा, यही लाए पुर्तगाली। कहां से? मध्य अमेरिका से। लियो भारती खाओ, ये इनका आलम था। तो मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और एक चीज हमने बताया मक्का, ये कौन लाए थे? पुर्तगाली मध्य अमेरिका से। अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही लिए, फर्जी की बात यहां नहीं है। आप देखोगे जल्दी से जल्दी सारी बातें हम पढ़ा दिए हैं। दूसरी, आगे कोई बात फर्जी नहीं हुई। अगली बात क्या हुई जो इंपॉर्टेंट है? छपाई। छपाई, प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ सबसे पहले कौन करते हैं? पुर्तगाली। हजारों बार क्वेश्चन बना है कि छपाई का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ये याद कर लेना है आप लोगों के लिए है। तो पुर्तगालियों ने छपाई और प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग कौन करते हैं? सबसे पहले पुर्तगाली करते हैं। आगे ये भारत में और क्या क्या चीजें लेकर आए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप देख लो। अनानास लाए, काजू लाए, बादाम लाए, लीची लाए, पपीता लाए। क्या क्या बोलती है? अनानास, काजू, बादाम, पपीता, लीची और सबसे इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली में मूंगफली भारत कौन लाया? पुर्तगाली ही तो लाए हैं। संतरा कौन लाया? पुर्तगाली ही तो लाए हैं। तो याद कर लेना भारत में क्या क्या हमने बोला, लिखो। अनानास, काजू, बादाम, लीची, संतरा, लिख रहे हो ना? काजू, बादाम, लीची, संतरा, मूंगफली, ये सब किसने लाए थे भैया? यही लाए थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों की इतनी सारी कहानी थी और आप देख लिए सारा इंपॉर्टेंट बात हमने बता दिया है। इससे बाहर पुर्तगालियों से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हम आगे वीडियो में देखेंगे कि आगे कौन आता है। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपसे यही हमारा अनुरोध है। धन्यवाद दोस्तों।